नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का पारा हाई है। लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं, रैलियां हो रही है, गली गली घूमकर उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं। और ऐसे में सवाल यह है कि जनता के मन में क्या है, लोगों ने सोचा क्या है, चुनावी राज्यों में कौन सी पार्टी अभी मजबूत स्थिति में है। और यही बात जानने के लिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक सर्वे किया है। और सर्वे में जो बात निकलकर सामने आई है वो कई बड़े नेताओं की चिंता बढ़ा सकती है। राजस्थान से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक ऐसे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं जो नई कहानी लिखने की ओर इशारा करते हैं। और इसलिए हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी मनीष शर्मा, रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी और भोपाल से ब्रिजेश राजपूत, जो ओपिनियन पोल के बाद जो राजनीतिक माहौल है उस पर हमें तमाम जानकारियां देंगे। बताएंगे कि ग्राउंड से जो सर्वे आया है उसने सबको कितना चौंकाया है। लेकिन सबसे पहले बात राजस्थान की करते हैं। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें। बड़ी खबर राजस्थान से इस वक्त यह है कि वहां पर बीजेपी सरकार बन रही है। राजस्थान में जो फाइनल ओपिनियन पोल है एबीपी न्यूज का और सी वोटर का, उसके मुताबिक बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। राजस्थान की पहचान ऊंट है, लेकिन वहां राजनीति का ऊंट हर 5 साल में करवट बदल रहा है। और इसी की था लेने की कोशिश की गई इस ओपिनियन पोल में, चुनाव से पहले फाइनल ओपिनियन पोल में। और उसके मुताबिक 5 साल बाद रिवाज के मुताबिक बीजेपी सत्ता में वापस लौटती नजर आ रही है। यह है फाइनल ओपिनियन पोल की स्थिति। 5 साल बाद बीजेपी फिर से सत्ता में लौट रही है, ये इस ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं। 1998 के बाद से ये रिवाज रहा है, वहां पर एक पार्टी सत्ता में होती है, अगली बार वो फिर सत्ता से चली जाती है। कुल सीटें राजस्थान में कितनी है वो आपको बता देते हैं, और आंकड़ा क्या है जो निकल कर आ रहा है वो भी आपको बताते हैं। फाइनल ओपिनियन पोल, ये फाइनल ओपिनियन पोल और इसका डेटा क्या है राजस्थान का, ये आपको बहुत डिटेल में बताने जा रही हैं मेरी सहयोगी हर्षा। बिल्कुल, राजस्थान को फाइनल ओपिनियन पोल क्या कहते हैं ये हम आपको बताते हैं। सी वोटर के मुताबिक राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस 67 से 77 सीटों पर सीमित दिखती है। ऐसे में बीजेपी 114 से 124 सीटें हासिल कर सकती है। अन्य की बात करें तो 5 से 13 सीटें उनके पास आ सकती है। ऐसे में बीजेपी 5 साल बाद एक बार फिर से यहां पर सरकार बना सकती है। कांग्रेस 67 से 77, बीजेपी 114 से 124, अन्य 5 से 13 सीटों पर सीमित हो सकती है। ऐसे में राजस्थान का फाइनल ओपिनियन पोल और क्या कहता है ये भी आपको बताते हैं। कुल 200 सीटें राजस्थान में, कांग्रेस 42%, बीजेपी 45%, ऐसे में अन्य 13% यहां पर सीटें हासिल कर सकती है। तो कांग्रेस 42, बीजेपी 45 और अन्य के खाते में 13% सीटें आ सकती हैं। राजेंद्र, बिल्कुल, तो हर्षा ने आंकड़े बता दिए इस फाइनल ओपिनियन पोल के। दिलचस्प बात यह है, देखिए 42% वोट कांग्रेस के पास जाते दिख रहे हैं और 45% बीजेपी के पास। इस ओपिनियन पोल पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि बड़े मार्जिन से हम राजस्थान में सरकार बना रहे हैं, गहलोत सरकार हर मामले में फेल है। ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान इस ओपिनियन पोल के सामने आने के बाद, इसके आंकड़े सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी बड़े मार्जिन से जीत रही है और सरकार बना रही है। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के प्रभारी प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जी, आज एबीपी न्यूज़ का ओपिनियन पोल सामने आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती दिख रही है। आंकड़े जो है आपके पक्ष में है, लेकिन आपको क्या लगता है? तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम 2/3 मेजॉरिटी से, इधर उससे ज़्यादा मेजॉरिटी से हम जीत जाएंगे। एक तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में जो विश्वास लोगों ने रखा है वो एक कारण है। उसके साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी जो वादा किया था वो सब वादा उन्होंने भूल गया है, नहीं तो तोड़ दिया है। जो कुछ भी उन्होंने उनके संकल्प पत्र में लिखा था, गारंटी अभी बोल रहे हैं हम गारंटी देंगे, ये सब बोगस है, लोग समझ गए हैं। ये जो बाकी प्रदेश में भी किया था उधर भी क्या हो गया, लोगों को अनुभव में आ रहा है। कांग्रेस पार्टी लोगों का भी भला नहीं करते हैं और खुद अपने पार्टी को ही धोखा देने वाले एक मुख्यमंत्री इधर है। तो इसीलिए मुझे लगता है
2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और सक्षम और एक स्टेबल सरकार हम रचाएंगे। ये प्रहलाद जोशी जी थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल के सर्वे से अलग 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी राजस्थान में। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, जयपुर। इन आंकड़ों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आपने देख ली, लेकिन इन आंकड़ों के सामने आने के बाद राजस्थान में राजनीतिक वातावरण क्या बना हुआ है, ये जानने के लिए जयपुर चलेंगे। मनीष शर्मा के पास हमारे सहयोगी सीधा कनेक्ट है। मनीष, हमने बीजेपी का तो रिएक्शन देख लिया। स्वाभाविक तौर पर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम जीतेंगे और 2/3 मार्जिन से जीतेंगे, 2/3 मेजॉरिटी हमारी होगी असेंबली में। लेकिन पब्लिक क्या कह रही है, वहां पर स्थानीय स्तर पर राजनेता क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल राजेंद्र, इस वक्त मैं जयपुर की जनता के साथ हूँ। इसमें अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं, वकील भी हैं, कारोबारी भी हैं, निजी नौकरी करने वाले लोग भी हैं, उन्हीं से हम जानेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। राजस्थान का ओपिनियन पोल ये कहता है कि बीजेपी 2/3 बहुमत से आ रही है, कांग्रेस को अधिकतम 77 सीटें हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं? बीजेपी निश्चित रूप से 2/3 बहुमत प्राप्त करेगी, ये निश्चित है। हमारा खुद का आंकलन भी है। मैं योगेंद्र सिंह तंवर एडवोकेट हूँ और इलेक्शन सेल और इलेक्शन पर मेरा अध्ययन है और इस चीज़ को लेकर मैं पूरा विश्वास है कि ये 2/3 बहुमत आएगी। 2/3 बहुमत। जी आप बताएं, आपको क्या लगता है राजस्थान? हमारे हिसाब से तो यही है कि बीजेपी का पूर्ण बहुमत से आएगी। आपसे जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम रोहित छावड़ा है और राजस्थान में इस बार बीजेपी आ रही है, पूर्णतः बीजेपी आ रही है। घर घर मोदी, हर हर मोदी। आप बताएं, आपको क्या लगता है? मेरी जानकारी जो मेरे को समझ आती है, बाजार में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली पूर्ण। आप में से ऐसा कोई है जिसको लगता है ये रिवाज छूटेगा और कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी? आपको लगता है? नहीं, ऐसा चांस बिल्कुल कम है। वैसे भी राजस्थान का इतिहास भी रहा है, हमेशा जो भी सरकार होती है उसके अगेंस्ट जो दूसरी सरकार ही आती है और ये हिस्ट्री इस बार भी आएगी। जैसे कांग्रेस है, इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी और 2/3 बहुमत 100%। बिल्कुल बीजेपी इस बार बहुमत से हासिल होगी, बहुमत से आएगी। आप बताएं। यूपी की तरह इस तरह राजस्थान में भी बीजेपी ही है। राजस्थान में बीजेपी। जी आप? हाँ बिल्कुल आएगी, बहुमत से आएगी। और मैंने ये पहले भी इनका सर्वे हुआ था, उसमें भी ये बात बोली थी। मैं रमेश गुलाटी, अध्यक्ष विकास समिति न्यू राजा पार्क रामगलियों का हूँ और बिल्कुल 100% जो है वो बीजेपी की आएगी। पर ये बताएं तंवर साहब कि कांग्रेस की योजनाएं हैं जिसके दम पर वो वापसी की बात करते हैं। देखिए, ये योजनाएं रेवड़ी जो बांटी, ये लास्ट में बांटी। आम आदमी समझता है कि किस स्थिति में बांटी, ये लालच दे के और धोखा दे के वोट लेने की बात है। आम आदमी इस बात को राम और राम मंदिर मुद्दा रहेगा। राम सबसे ऊपर है, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। हमारे आदरणीय, हमारे भगवान, हमारे इष्ट हैं और राम के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो अपना ये राम मंदिर का फायदा मिलेगा। राम मंदिर का फायदा मिलेगा। सदियों से हम उसका इंतजार कर रहे थे। मोदी जी ने वो हमारे को दिया है राम मंदिर, उसका फायदा जरूर मिलेगा। कांग्रेस की जो मुफ्त मोबाइल और पेंशन और सिलेंडर, ये सब दिखावटी योजना है, इसका कोई इस पे इलेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। आपको कुछ सुविधा मिली सरकार की तरफ से? नहीं, मुझे कोई सुविधा नहीं मिली। और जिनको मिल रही है वो वोट नहीं देंगे? मैं तो ऐसे वोट नहीं देता। आपको क्या लगता है सरकार किसकी बन रही है? सरकार बीजेपी की बनेगी और ये जो फ्री का बांट रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला, कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। तो राजेंद्र, अधिकांश लोग, बल्कि यूं कहूं कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि बीजेपी 2/3 से ज्यादा बहुमत लेकर आ रही है। सरकार की योजनाओं का कोई लाभ कांग्रेस को मिलता नहीं दिख रहा। सवाल ये है कि क्यों? बिल्कुल ठीक कहा आपने मनीष। हम देख रहे थे लोगों की प्रतिक्रिया जयपुर में। हमारे साथ समीर चौगांवकर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजस्थान की राजनीति को समझते हैं, लंबे समय से देख भी रहे हैं। समीर साहब, स्वागत है आपका। ये गहलोत साहब की जो घोषणाएं हैं और जिसको अभी कुछ लोग रेवड़ियां बांटना भी कह रहे थे, लेकिन उसको घोषणा कहिए, उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा इन नतीजों पर? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत ने पूरे 5 साल के अंदर जो योजनाएं लागू करी है, उन्होंने नए जिले बनाए, 19 से ज़्यादा नए जिले बनाए। हर घर के लिए उन्होंने कुछ ना, युवाओं के लिए कुछ दिया है, महिलाओं के लिए दिया है, बच्चों के लिए कुछ दिया है, पेंशनर्स के लिए कुछ दिया है। ओल्ड स्कीम लागू करने का बोला है, जातिगत जनगणना करवाने का उन्होंने घोषणा करी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत ने जितनी संभव हो सकती थी उतनी घोषणा राजस्थान के लिए की, जिससे वो सरकार में वापस आ सके। लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरीके से सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का युद्ध चलता रहा था, और भले चुनाव के कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने हाथ ऊपर मिला लिया, लेकिन जमीनी स्तर पर राजस्थान के अंदर इन दो गुटों के बीच में जिस तरीके से तलवारें खिंची हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है उसका नुकसान होने जा रहा है। और मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि इस बार के चुनाव में 2013 के चुनाव
परिणाम देखने को मिलेंगे। 2013 में शायद कांग्रेस को 21 सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें आई थी। तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जिस हिसाब से प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस की जो वास्तविक स्थिति उसके हिसाब से बहुत बेहतर प्रदर्शन है। अगर अशोक गहलोत इतनी योजनाएं और जिले नहीं बनाते तो मुझे लग रहा है कांग्रेस 50 सीटें तक भी नहीं पहुंच पाती। तो अशोक गहलोत के लगातार जो फ्रीबीज की घोषणाएं रही है, नए जिले की घोषणा रही है और लगातार जिस तरीके से जनता के बीच घोषणा की है, उसके कारण आज अगर वो 70-75 सीटों तक पहुंच रहा है तो मुझे लग रहा है कांग्रेस कुछ बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जिसकी संभावना नहीं की जा रही थी उनसे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो घोषणाएं, इसकी वजह से कांग्रेस कुछ सीटें प्राप्त करती दिखाई दे रही है। ये नहीं होती तो बुरा प्रदर्शन हो सकता था। मनीष शर्मा के पास चलेंगे जयपुर। मनीष, आपने बात सुनी जमीर साहब की, अब वहां पर आप लोगों से बात भी कर रहे हैं। एक बात समझाइए, 42% वोट यहां पर कांग्रेस को मिलते दिखाई दे रहे हैं, 45% बीजेपी के पास जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीटों का फर्क बहुत ज्यादा है मनीष। 124 अधिकतम, 114 से 124 दिखाई दे रही है बीजेपी की सीट फाइनल ओपिनियन पोल में, जबकि कांग्रेस 67 के आसपास, 70 के आसपास जाती दिख रही है। तो सीटों का फासला बहुत ज्यादा, लेकिन परसेंटेज वोट में उतना फासला नहीं है। कहां हो रही है बात ये? बिल्कुल राजेंद्र, अगर आप पिछले चुनाव के नतीजों की तरफ नजर डालें तो आपको दिखेगा महज आधा फीसदी का फर्क था, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की सीटों का अंतर तकरीबन 27 और 28 तक पहुंच गया था। राजस्थान में एक लोगों की टेंडेंसी रही है, एक मानस बनाकर बैठते हैं कि एक बार अगर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता दिया तो अगली बार वो खुद ब खुद बीजेपी की तरफ मूव हो जाते हैं। कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक सचिन पायलट मेरे साथ थे कैंपेन ट्रेल में। जब मैंने उनसे पूछा कि ओपिनियन पोल, तो उनका यही कहना था कि आधा फीसदी पर सरकारें गिरती और बनती हैं। ऐसे में मैं ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता। हमारा जो इस बार ओपिनियन पोल है उसमें 3% का अंतर आ रहा है। चूंकि योगेंद्र सिंह तंवर एक विश्लेषक हैं, योगेंद्र जी 3%, 42% कांग्रेस को और 45% बीजेपी को। सीटों का अंतर बहुत ज्यादा, केवल 3% पर। क्या वजह लगती है? देखिए, एक तो ट्रेंड आपने जैसे बताया कि चेंज होता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, प्लस दूसरा जो हमारे जो स्थायी गढ़ हैं वो आते ही आते हैं, तो निश्चित रूप से ये संख्या इस तरह की बढ़ेगी, ये हमें विश्वास है। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस महज 75 पर सिमट रही है, बीजेपी 125 तक जा रही है? ये कारण ये है कि इस रूप में आपने जो विश्लेषण किया है, मैं उसको वापस इस दोहरा रहा हूँ कि हमारी जो पिछली बार आधा % से कम हुई मगर 78 सीटें आई, तो उसमें से मतलब हमारी कम नहीं होने वाली 78, तो उनमें कोई एक आधा सीट जाएगी, बाकी और जो बढ़ के आ रही है वो 3% से निश्चित रूप से 2/3 बहुमत की ओर ले जा रही है। राजेंद्र, अहम बात यह है कि राजस्थान में आज तक थर्ड फ्रंट यानी तीसरा मोर्चा कुछ नहीं कर पाया, चाहे बात AIMIM की जाए या हनुमान बेनीवाल की पार्टी की जाए, लेकिन हमारा सर्वे 13 सीटें बता रहा है, यानी कि निर्दलीय और जो तीसरा मोर्चा है वो 13 सीटें ले सकता है। लेकिन आज की स्थिति की बात करें तो बीजेपी की हवा या अंडर करंट कहा जा सकता है कि मुझे लगता है ये 13 सीटें भी बामुश्किल ही इन तीसरे मोर्चे के नेताओं को मिल पाएगी। जी राजेंद्र। बिल्कुल, इसी बीच में अपने दर्शकों को एक बड़ी अपडेट देते हैं। राजस्थान की लड़ाई कांग्रेस के लिए साख का सवाल है। वजह है सूबे में कांग्रेस की सत्ता, जो ओपिनियन पोल में उसके हाथ से जाती दिख रही है। हालांकि ये ओपिनियन पोल है, जनता का एक मोटा मोटा रुझान है, जनता की क्या समझ बन पाई है। असली नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, जो आप देखेंगे सबसे पहले ABP न्यूज पर। ओपिनियन पोल से तो यही लग रहा है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का रिवाज कायम रहने वाला है और बीजेपी सत्ता हासिल कर सकती है। इस बीच कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस ने अपनी 6ठी लिस्ट जारी की है। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का नाम नहीं है। हवा महल सीट से महेश जोशी को टिकट नहीं मिला है। CLP मीटिंग में विरोध करना उनको महंगा पड़ गया है, उनका टिकट कट गया है। हवा महल सीट से उनको टिकट नहीं दिया गया है। जो कांग्रेस ने अपनी 6ठी लिस्ट जारी की है उसमें कैबिनेट मंत्री महेश जोशी को टिकट नहीं दिया गया है। यह बड़ी अपडेट राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई। CLP मीटिंग में जो विरोध उन्होंने किया वो उनको महंगा पड़ गया लगता है। हवा महल सीट से उनको टिकट नहीं मिला, टिकट कट गया है। मनीष शर्मा के पास वापस चलेंगे। मनीष, हमारे दर्शकों को एक बार बता दें कि CLP मीटिंग में क्या कहा था महेश जोशी ने, जिसका असर दिखाई दे रहा है इस लिस्ट में।
जी बिल्कुल, 25 सितंबर की वो घटना थी जिसको लेकर के महेश जोशी और एक अन्य कैबिनेट शांति धारीवाल जो कैबिनेट मंत्री थे और तीसरे नेता थे धर्मेंद्र सिंह राठौड़। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ अजमेर और पुष्कर सीट से कोशिश कर रहे थे, अशोक गहलोत के बेहद नजदीकी हैं, लेकिन उनका नाम ही कंसीडर नहीं हुआ। महेश जोशी जयपुर की हवा महल सीट से थे, उनकी जगह पर आर तिवारी जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको टिकट दिया गया। अब एक नेता शांति धारीवाल बचे हैं और वो कोटा की जो सीट है उत्तर, उसको होल्ड पर रखा गया है। बहुत उम्मीद की जा रही है कि शांति धारीवाल या उनके बेटे अमित धारीवाल को टिकट दे दिया जाएगा। इसका फैसला आज शाम तक होने की संभावना है। लेकिन ये तीनों नेता वो थे जिन्होंने अशोक गहलोत खेमे में रहकर उस मीटिंग का विरोध किया था, लोगों को बैठक में जाने से रोका था। साथ ही साथ एक ये बयान भी देते हैं कि क्या होता है आला कमान तो अशोक गहलोत है, यानी सीधी तौर पर नेतृत्व को चुनौती दी थी, जिसमें ये तीन नेता प्रमुख रूप से शामिल थे, जिनमें से दो को सजा मिल चुकी है। अब देखना यह होगा कि शांति धारीवाल जो कि अशोक गहलोत के बेहद नजदीकी हैं और पिछले 3 दिनों से अशोक गहलोत शांति धारीवाल के टिकट को बरकरार रखने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, क्या उन्हें टिकट मिल पाती है, यह फैसला आज शाम तक हो जाएगा। क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख है, यानी आला कमान को चुनौती देना दो नेताओं को भारी पड़ चुका है, उनकी टिकट खत्म हो चुकी है, काट दी गई है। अब बारी शांति धारीवाल की है, क्या उन्हें टिकट मिल पाएगा। जी राजेंद्र। बिल्कुल 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 मनीष हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं वो तो सुनेंगे सर, लेकिन ये इतनी देर से सूची जारी करने का क्या अर्थ है दोनों पार्टियों के द्वारा? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहली सूची जारी हुई थी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद से जिस तरीके से सांसदों को वहाँ टिकट दिया गया था और पार्टी के अंदर वहाँ जिस तरीके से बगावत राजस्थान के अंदर हुई, आप देखिए पहली बार राजस्थान के अंदर पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी जो बगावत को रोके वहाँ पर। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी प्रदेश में देखा नहीं जाता कि कैडर बहुत बगावत करता है। कांग्रेस में तो ये आम बात है। ऐसा लगता है मुझे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सूची आई होगी, आप देखिए सब में भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की है। स्थानीय नेताओं को महत्व दिया है, विधायकों को टिकट दिया है, पूर्व विधायक को दिया है। उसमें उन्होंने वसुंधरा गुट की भी सुनी है, उसमें उन्होंने स्थानीय नेताओं की गुट की भी सुनी है, संघ की भी सुनी है। मुझे ऐसा लग रहा है केंद्र ने दखल बहुत कम किया पहली सूची आने के बाद और यही कारण रहा। और आप देखिए अभी भी भारतीय जनता पार्टी के 84 कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं। अभी मेरे नजर 16 उम्मीदवार और जारी होना है भारतीय जनता पार्टी, कल का नॉमिनेशन है। ऐसा कभी होता नहीं है। जहां मध्य प्रदेश में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले सूची जारी कर दी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बार काफी सोच समझ के टिकट देने की कोशिश हो रही है, लेकिन साथ में एक जो बगावत पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है, जो मध्य प्रदेश में भी देखी है, राजस्थान में भी देखी है, पार्टी उसको भी देखते हुए टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। और जहां तक शांति धारीवाल की बात है, मुझे लग रहा है उनकी उम्र भी बहुत हो चुकी है, 80 साल के हो चुके हैं शांति धारीवाल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी अब उनके शायद बेटे को टिकट दे देगी या किसी नए उम्मीदवार को देगी। शांति धारीवाल को टिकट मिले इसकी संभावना मुझे बहुत कम नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे कह रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है। और इस ओपिनियन पोल पर बोले हैं सचिन पायलट। वो कह रहे हैं कि मैं ओपिनियन पोल पर विश्वास नहीं करता। ओपिनियन पोल के अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, आपका क्या अनुमान है? ये ओपिनियन पोल जो है मैं बहुत ज़्यादा विश्वास इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जब तक कैंडिडेट्स की लिस्ट पूरी नहीं आई है, चुनावी मुद्दे लोग समझ नहीं पाए हैं, उससे पहले ओपिनियन पोल को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। लेकिन जनता परसेप्शन जो मुझे लगता है कि पब्लिक कांग्रेस के अंदर ज़्यादा विश्वास कर रही है, हमारे कैंडिडेट्स बेहतर हैं और जो अंदरूनी खींचतान बीजेपी के अंदर है उसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। सचिन पायलट ओपिनियन पोल के आंकड़ों को रिजेक्ट कर रहे हैं और रिजेक्ट करते हुए कह रहे हैं कि जो अंदरूनी खींचतान बीजेपी के अंदर है उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। समीर चौगांकर साहब वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जो पायलट कैंप और सचिन पायलट कैंप और अशोक गहलोत कैंप है उसके कार्यकर्ताओं के बीच में जमीन पर कोई तालमेल नहीं है, ऊपर से भले पैचअप हो गया हो, लेकिन वो यहाँ पर बीजेपी पर ही हमलावर है इसी मुद्दे को लेकर। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि देखिए आप सचिन पायलट ने लगातार अशोक गहलोत सरकार के ऊपर आक्रामक रुख अख्तियार किया था और जिस तरह से पेपर लीक को लेकर उन्होंने पदयात्रा की थी, एक दिन का मेंशन किया था, करप्शन पर उन्होंने बात की थी और जब उसी पेपर लीक को लेकर ईडी की कार्रवाई हुई तो सचिन पायलट ने कहा था कि ये कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश है। मुझे लग रहा है कि भले ही केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस के सचिन पायलट को भरोसा दिया होगा कि सरकार अगर आएगी तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आप धैर्य रखिए। और सचिन पायलट ने बताया भी कि कांग्रेस नेतृत्व ने धैर्य रखने के लिए कहा था, लेकिन जमीनी स्तर पर जिस तरीके से दोनों के गुट
टिकट बटे हुए हैं, ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिख रहा है, यह प्रदेश में जब रैलियां हो रही तब भी दिख रहा था, और लगातार अशोक गहलोत जब प्रदेश में दौरा कर रहे तब भी उन्हें इस बात की महसूस हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही ऊपर उन्होंने हाथ मिला लिया हो, लेकिन जमीनी स्तर के अंदर जो दूरियां बढ़ गई थी वह कांग्रेस पाटने में असफल रही है, और यह टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिख रहा है, और आने वाले चुनाव में भी परिणामों में इस बात की साफ नजर आएगी। जी, कुछ आंकड़े आपको दिखाने का समय है, और इसके लिए हम एक बार चलेंगे फिर से हर्षा के पास। ओवर टू यू हर्षा। बिल्कुल राजेंद्र, राजस्थान का ओपिनियन पोल लगातार हम आपको बता रहे हैं, कुल 200 सीट राजस्थान में है। ऐसे में 27 जुलाई को एक ओपिनियन पोल हुआ था, दूसरा 9 अक्टूबर को, और आज के आंकड़े हम आपको बताते हैं। बीजेपी के खाते में 109 से 119 सीटें आ रही हैं, और वहीं कांग्रेस में 76 से 88 सीटें। वहीं बात करें यानी कि तो 1 से 5 सीटें आई थी पहले पोल में, दूसरे में 2 से 6 और 5 से 13 इस बार के पोल में सामने आई हैं। तो देखिए 3 बार का पोल, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, अलग अलग आंकड़े वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अन्य के खाते में 1 से 5 पहले पोल में, 2 से 6 दूसरे पोल में, 5 से 13 तीसरे पोल में। और वहीं बीजेपी की बात करें तो 109 से 119 सीटें पहले पोल में सामने आई थी, वहीं 127 से 137 दूसरे में, 114 से लेकर 124 तीसरे पोल में, जो कि हाल फिलहाल हुआ। तो देखिए 3 बारी का पोल हम आपको दिखा रहे हैं। अब नजरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी आपकी होंगी, तो आइए अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, और आपको दिखाते हैं कि वहां की जनता का मूड क्या कहता है। छत्तीसगढ़ में सर्वे कह रहा है, फाइनल ओपिनियन पोल कह रहा है कि फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है, यानी कांग्रेस की सरकार रिपीट कर रही है छत्तीसगढ़ में। लगातार दूसरी बार कांग्रेस की जीत, ये सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं। फाइनल ओपिनियन पोल जो एबीपी न्यूज और सी वोटर का है, वो ये कह रहा है कि लगातार दूसरी बार कांग्रेस वहां पर जीत रही है। क्या आंकड़े हैं इस ओपिनियन पोल के, ये आपको बहुत डिटेल में बताने जा रही हैं हर्षा। बिल्कुल राजेंद्र, दूसरी बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ सकती है। हमारे सर्वे के मुताबिक हम आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास 45 से 51 सीटें आ सकती हैं। बीजेपी की बात करें तो 36 से 42 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें आ सकती हैं। तो कांग्रेस 45 से 51, बीजेपी 36 से 42, यहाँ पर नेक टू नेक कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें, लेकिन कांग्रेस इस बार यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। देव सर। बिल्कुल धन्यवाद हर्षा, आपने बताया कि छत्तीसगढ़ के ये आंकड़े क्या हैं। हमारे साथ रायपुर से, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है और सारी राजनीति का केंद्र है, वहां से हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी सीधा कनेक्ट है, और यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर साहब हैं इस आंकड़े पर मंथन करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, कांग्रेस की सरकार रिपीट कर रही है, वहां पर जनता क्या कह रही है इस फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े पर? देखिए, जनता क्या कह रही है ये तो पता करेंगे ही, लेकिन आज सुबह सुबह मेरी बात हुई तो मैंने सोचा कि वैसी जनता जिसको हम बुला के बात करते हैं उनके साथ नहीं बात करेंगे। चाय पीते हुए इन्हीं के पैसे से और इनसे ही पूछेंगे, बताइए किसकी सरकार बन रही है। सुकांत जी हैं, पत्रकार हैं यहाँ, और पत्रकार के नज़रिए से नहीं, हमारा ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में? देखिए, कांग्रेस का इनकम्बेंसी जो रुका हुआ काम है या जो वादे हैं, वो वादे जो इनने आमतौर पे जो किया था, जो मेन वादे जो इनके एजेंडे में थे, वो ना पूरा करके ये एक नई योजना ले आए, गोबर, गोधन, गोठान। तो ये जो 4 चिन्हारी जो इनकी थी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छी तीन रही या बहुत ज़्यादा असरकारक भी रही। बहुत असर करेगी इस पर शक है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं शहरी क्षेत्र में बैठा हूं और शहरी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से ये आत्मानंद स्कूलें का शिक्षा का स्तर, वहां पे एक गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को फ्री में शिक्षा और एक उच्च स्तरीय शिक्षा, जिसके लिए लोगों को लाखों रुपए कॉन्वेंट स्कूल में देना पड़ता था, बिजली बिल हाफ जैसी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर लोगों को प्राप्त हो रही है। और साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्रों में मैं देखता हूँ कि वार्डों में और गरीब बस्तियों में मोबाइल चलित वैन, इधर भी कुछ लोग बैठे हैं, इससे भी बात कर। आपको क्या लग रहा है? हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक तो कांग्रेस की सरकार बन रही है, आपके मुताबिक? जी बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार क्लियर यहाँ पे बनेगी, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने जो 5 साल में काम किए हैं, जनता ने उस काम को एक्सेप्ट किया और उसको सराहा है। उसी के दम पे हम यहाँ पे फिर से सरकार बना। फिर से सरकार। पाजी, आपको क्या लग रहा है? मुस्कुरा रहे हैं आप, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जी ऐसा है, कांग्रेस ने ठीक है अच्छा काम किया है, मगर जो अभी
और जो कि कांग्रेस है, ये कांग्रेस के वोट काटेंगे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि देखिए सर्व आदिवासी समाज, जोगी जनता कांग्रेस की पार्टी और इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र आम आदमी पार्टी, निर्दलीय भी जो बहुत लोग खड़े हुए हैं कांग्रेस के भी, वो पार्टी की वोट काटेंगे। इसलिए कांग्रेस के लिए फंसा है, मुश्किल है कांग्रेस के लिए। मुश्किल मीन्स फुल बहुमत जो है उसका मुश्किल है। आपको क्या लग रहा है? जनता जनार्दन है, वो तो 3 तारीख को ही पता चल पाएगा, 3 दिसंबर को। क्या अरे ये तो बहुत वैसा वाला हो गया कि देखिए जनता है, जनार्दन है, क्या लगता है वह, आपको क्या लगता है? ज्ञानेंद्र, इसलिए आप रोक रहे हैं इस वक्त। रद्दू इधर आओ। एक बड़ी खबर आ रही है ज्ञानेंद्र, आपके पास वापस आएंगे, और बड़ी खबर बता देना बहुत जरूरी है, छत्तीसगढ़ से ही जुड़ी है। कांग्रेस ने वहां पर अपना घोषणा पत्र जारी करेगी दोपहर 2 बजे। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र दोपहर 2 बजे जारी करेगी और धान का समर्थन मूल्य बढ़ा सकती है कांग्रेस पार्टी अपने इस घोषणा पत्र में, इसकी घोषणा कर सकती है। छत्तीसगढ़ में धान और किसान चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है और आपको बताएं कि बीजेपी ने 3100 रुपए धान के समर्थन मूल्य देने का वादा किया है। आज 5 संभाग मुख्यालय सहित 7 जगहों से घोषणा पत्र जारी होगा कांग्रेस का दोपहर 2 बजे। वापस ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, घोषणा पत्र कांग्रेस का आज दोपहर में जारी होगा। कुछ बातें मैंने बताई हैं, कुछ बातें आपके पास भी बताने योग्य होंगी, शेयर करें। देखिए, कांग्रेस आज घोषणा पत्र जारी कर रही है और बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने के बाद कर रही है। आपको बता दूं कि धान और किसान छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है विधानसभा चुनाव का, और 3100 रुपए याद कीजिए, 2400 रुपए बीजेपी देने को तैयार नहीं थी, लेकिन भूपेश बघेल ने बता दिया कि धान और किसान के बिना चुनाव जीतना मुश्किल है, इसलिए बीजेपी ने 3100 रुपया धान का समर्थन मूल्य देने की घोषणा कर दी। लेकिन अब क्या जिसने बुनियाद रखी धान और किसान पर, क्या वो 3100 से कम में मानेगी? ऐसा नहीं लगता है। कांग्रेस 3100 से 3200 भी कर सकती है और 3500 भी कर सकती है, और भूपेश बघेल और कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता है कि जो धान की फसल और जो धान की खेती अच्छे से करवाएगा वही सत्ता में वापसी करेगा, वही सत्ता का सुख भोगेगा। तो 2 बजे घोषणा पत्र जारी होगा। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस न केवल छत्तीसगढ़ में प्रदेश मुख्यालय से घोषणा पत्र जारी नहीं कर रही है, उसके तमाम अलग अलग बड़े नेता, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, चाहे टीएस सिंहदेव हो, चाहे दीपक बैज हो, चाहे ताम्रध्वज साहू हो, ये 7 अलग अलग जगह से, 5 संभागीय मुख्यालयों के अलावा 7 अलग अलग जगह से घोषणा पत्र जारी करेंगे ताकि इसका मैसेज थोड़ा ग्रैंड जाए। तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि जैसे बीजेपी ने संदेश दिया था अपने घोषणा पत्र को जारी करने के बाद कि हम धान और किसान के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 5 से 10 लाख रुपए का इलाज करेंगे, वैसा ही कुछ कांग्रेस भी देने वाली है। वैसे इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बड़े मंचों से बड़ा ऐलान किया है। ठीक है ज्ञानेंद्र, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में समीर चौगांवकर साहब हैं, उनकी भी टिप्पणी ले लेते हैं कि ये जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं इस पर वो क्या सोचते हैं और इसके पीछे कारण क्या दिख रहे हैं। समीर साहब, देखिए, ओपिनियन पोल के हिसाब से ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होगी। 2018 का चुनाव देखोगे तो वो एक तरफा परिणाम चला गया था। बीजेपी को 15 सीटें मिली थी। बाद के उपचुनाव में बीजेपी हारती चली गई और 13 सीटों पे आके टिक गई थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर संगठन ने जिस हिसाब से काम किया होगा, वहाँ पर लगातार ओम प्रकाश माथुर को जिस हिसाब से वहाँ का संगठन का और चुनाव प्रभारी बना गया है, अमित शाह लगातार वहाँ देख रहे हैं जिस तरह संगठन ने वहाँ काम किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं कि भूपेश बघेल सबसे बड़े नेता है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने रहे, वापस सत्ता में वापसी करने की पूरी संभावना है। लेकिन प्रदेश के अंदर जो भी करप्शन के चार्जेस लगे हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी तो जो कल ईडी ने 508 करोड़ का जिक्र किया है, मुझे लग रहा है सर्वे उसके पहले का होगा। अब उसके बाद अगर सर्वे होगा तो मुझे लग रहा है कि सीटों में और परिवर्तन होगा और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ कोई चमत्कार दिखा दे। लेकिन फिलहाल वहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में देख रही है। लेकिन अब अगर पिछले 3 चुनाव भी देखेंगे तो कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं किया था। आप देखिए 2003 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें मिली थी। उसके बाद 2008 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर 50 सीटें मिली। 2013 में भारतीय जनता पार्टी को 49 सीटें मिली। तो भारतीय जनता पार्टी का सीट शेयर कभी नहीं बढ़ा। जबकि आप देखेंगे कांग्रेस का पिछले 3 चुनाव में आप देखेंगे 2003 में कांग्रेस की 37 सीटें थी, 2000 में 38 सीटें हो गई, 2013 में 39 सीटें हो गई और 2018 में सीधे 75 सीटें करीब वो लेके चली गई है। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस हमेशा से वहां मजबूत रही है। अगर देखा जाए तो भले सरकार भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार बनाई थी, कांग्रेस इस दौड़ में है, कांटे की टक्कर है। लेकिन ठीक है, जिस हिसाब से वहां भूपेश बघेल की लोकप्रियता है और काम किया है, मुझे लग रहा है कांग्रेस आखिरी में सरकार बना लेगी। आप कह रहे हैं कांग्रेस का अपर हैंड है, लेकिन मुकाबला कांटे का हो सकता है। वैसे इस फाइनल ओपिनियन पोल में और इसके आंकड़े में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, और इसी को समझने के लिए हमें चलना होगा एक बार फिर से हर्षा के पास। ओवर टू यू हर्षा।
बिल्कुल राजेंद्र, जैसे कि छत्तीसगढ़ का फाइनल ओपिनियन पोल, उसके आंकड़े हमने आपको बताए थे, लेकिन इस बार हम आपको फीसद बताएंगे। कुल सीटें हैं 90, ऐसे में कांग्रेस के खाते में 45% सीटें आ रही हैं। बीजेपी की बात करें तो 43%, ऐसे में अन्य के खाते में 12% सीटें आती हुई दिख रही हैं। नेक टू नेक कंपटीशन यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिख रहा है, 45 और 43, ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। राजेंद्र, अच्छा, बिल्कुल 45% कांग्रेस के पास जाता दिख रहा है वोट और 43% बीजेपी के पास, और सीटों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वैसे कांग्रेस के पास अपर हैंड है, पूर्ण बहुमत प्राप्त करती दिख रही है। ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, आप बता रहे थे धान और किसान सबसे बड़ा मुद्दा है, और एक बात अभी जब आप लोगों से कर रहे थे तो उसमें यह बात निकल के सामने आई कि कुछ दल वहां पर जो चुनाव मैदान में हैं वो कांग्रेस के लिए मुख्यतः मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। जरा इस विषय को एक्सप्लोर करें आप। कैसे खड़े कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। इधर चलते चलते जनता है, वहां भी बताता हूं। रवि, मेरा मोबाइल है, जरा देखिएगा आप। मैं आपको बताता हूं कि कैसे मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। दरअसल हुआ क्या है कि अगर मान लीजिए जगदलपुर बस्तर में कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने दो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को टिकट दे दिया। किसने? आम आदमी पार्टी ने और सर्व आदिवासी समाज ने। किसका वोट काटेंगे? ये कांग्रेस का वोट काटेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह का जो समीकरण है वो ये बताता है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचने वाला। दूसरा, अमित जोगी जनता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अजीत जोगी नहीं रहे, लेकिन उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो भी खत्म नहीं हुए। कल ही वो बस्तर में जब वो दौरा कर रहे थे तो लगभग सैकड़ों गाड़ी उनके पीछे तो ये सब वोटर ही तो हैं। किसका वोट काटेंगे? कांग्रेस का वोट काटेंगे। और वो खुद चुनाव किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, इनसे पूछते हैं, ये बताइए, ठीक है आप चले, बस इतना बता दीजिए किसकी बनेगी सरकार? क्या लग रहा है आपको छत्तीसगढ़ में? शायद रिपीट हो सकती है। रिपीट हो सकती है? क्यों? अब जो भूपेश बघेल किसानों के लिए जो किए हैं, शायद किसानों के लिए। देखिए रायपुर में हम बैठे हैं, लेकिन बात किसी हो रही किसानों की। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? किसकी बनेगी, कांग्रेस या बीजेपी? अरे इतना तो बोलना ही चाहिए भाई। यूपी बिहार में होते तो अभी सब बोलते, हमसे पूछो। बताइए, डोसा खाते रहिए, डोसे का स्वाद गड़बड़ मत कीजिए। बस ये बताइए किसकी सरकार बन रही है? बनेगी जिसकी बनेगी, मेरे को क्या। आपको क्या सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी की कांग्रेस की? मेरे को बीजेपी आना चाहिए। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है बीजेपी आना चाहिए? अब अच्छे से खाओ। आप लोगों को क्या लगता है भाई किसकी सरकार बन रही है? निर्दलीय आना चाहिए। निर्दलीय आना चाहिए है? क्या निर्दलीय आएगी वो काम करेगी जी। कांग्रेस बीजेपी काम नहीं करेगी? अभी तक तो वही करेगी, निर्दलीय करेगी। क्या लगता है यार, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, थोड़ा इतना तो बता था, कांग्रेस या बीजेपी? आप आना, 1 साल बाद 18+ हो जाऊंगा तब बताऊंगा। अभी क्या बात है, अलग स्टाइलिश। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? हाँ, बोलने में थोड़ा संकोच व्यक्त कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, जी इनका देखिए अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसकी मैं बात कह रहा हूं कि रायपुर में भी बैठ के लोग धान और किसान की बात कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा परसेप्शन कांग्रेस की सरकार और भूपेश बघेल बनाने में सफल हुए हैं छत्तीसगढ़ में। अब देखिए आज घोषणा पत्र आता है, उसमें क्या क्या सौगात और नहीं देते। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि उस घोषणा पत्र में जो धान का जो समर्थन मूल्य है वो जो बीजेपी ने घोषित किया है उससे ज्यादा बढ़ा के कांग्रेस बता सकती है और ठीक ठाक ही अंतर रख सकती है। स्टूडियो में समीर चौगांवकर साहब हैं। समीर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कांग्रेस के वोट काटने वाले बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे काम कर रहे हैं। देखिए, तो कांग्रेस का वोट काटने का फैक्टर तो हमेशा से रहा है। अब देखिए 2003 के जब चुनाव हुए थे ना, कांग्रेस से विद्रोह करके विद्याचरण शुक्ला शरद पवार के एनसीपी में चले गए थे और वहां से चुनाव लड़े थे। हालांकि सीट एक मिली थी, लेकिन 8% वोट ले गए थे और कांग्रेस 2003 का चुनाव हार गई थी। उसके बाद अजीत जोगी का रहा फैक्टर रहा। मुझे लग रहा है कि अजीत जोगी 2018 में भी एक फैक्टर बने थे, जब बसपा के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और 7% वोट मिले थे। उसके बाद भी कांग्रेस को 5% बहुमत मिला और अब अजीत जोगी का निधन हो चुका। तो मुझे लग रहा है कि अमित जोगी के साथ वो बड़ा समर्थन नहीं रहेगा जो अजीत जोगी के साथ हुआ करता था। तो ये बात तय है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि बसपा का, अजीत जोगी की पार्टी का वहां पर अस्तित्व है। 5-6% वोट बैंक लेते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो भी होगा ये एक बड़ा फर्क दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला है।
छोटे दल 8 से 10 सीटें ले जा सकते हैं, लेकिन जो भी दल बनाएगा स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगा, उसे किसी निर्दलीय या किसी छोटे दल के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में प्रचार आज खत्म होगा पहले चरण के लिए। आज प्रचार का अंतिम दिन पहले चरण के चुनाव के लिए। 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है 20 सीटों पर, और इसके लिए आज चुनाव प्रचार शाम को समाप्त हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। 7 नवंबर को पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होना है और इसके लिए आज प्रचार का अंतिम दिन। आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का प्रचार समाप्त हो रहा है।